Yes, ma'am. This call is now being recorded. Okay. चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आज देखो आपका जो चैप्टर का ना लास्ट लेक्चर होने वाला है, और इस लेक्चर में आज जो हम देखने वाले हैं वो सिर्फ क्या देखने वाले हैं, फोटो रेस्पिरेशन। किसी को पता ही क्या होता है? एनीवन? यार देखो, मैंने आपको एक बहुत ही नाम दिया था, एक बहुत ही वेस्टफुल सा प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? वेस्टफुल सा प्रोसेस होता है। और वेस्टफुल कोई चीज कब होती है? आप खुद दिमाग लगाओ कि कोई भी चीज वेस्ट कब होगी। कोई भी चीज हमारे वेस्ट तब होगी जब क्या कर रहा है, देखो हम अगर कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या होता है, वो चीज एकदम पर्पसफुल हो रही है, एक अच्छी खासी चीज हो रही है। और अगर हम एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, एनर्जी को यूटिलाइज करके अगर हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, माना आज मैंने एटीपी यूज लिया है और एक प्रोडक्ट बना दिया है, तो वो एक पर्पसफुल है, कुछ अच्छा, कुछ है ना, ढंग का एक प्रोडक्ट निकला है, बहुत सही काम हो गया है। पर इफ इन केस मानो आज मैंने एटीपी भी यूज कर लिया है और मैंने कुछ बना के भी नहीं दिया है, तो क्या प्रोसेस जो है वो पर्पसफुल हुआ? वेस्टफुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वो? Yes, ma'am. फोटो रेस्पिरेशन में ना कुछ ऐसा ही होता है कि वो एटीपी भी ले लेता है और मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट वगैरह नहीं बनाता। प्रोडक्ट वगैरह नहीं बनाता मतलब प्रोडक्ट बोले तो हमें यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनाना है, होता है, वो है ग्लूकोज या सुक्रोज, और शुगर, आप जो भी बोलना चाहते हो वो बोल लो, ठीक है। तो मैंने आपको एक साइकिल बताई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था C3 साइकिल और एक C4 साइकिल। इन दोनों के बीच में मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रखा था। आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था C3 साइकिल के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है और C4 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। क्योंकि C4 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, एक वेस्टफुल प्रोसेस नहीं होता, इसीलिए C4 प्लांट्स कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि इतने हायर टेम्परेचर में, इतना कम खाना पीने में भी वो विथस्टैंड करते रहते हैं इतने हार्श और इन्वायरमेंट और टेम्परेचर को। वही C3 प्लांट्स हैं जो भैया वो इतना ज्यादा कुछ खास नहीं होते, वो इतने प्रोडक्टिव नहीं होते, नॉट दैट मच प्रोडक्टिव। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर क्या हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ना C3 में ना एक साइकिल आपको बताई थी जिसके अंदर जो RUBP है, क्या RUBP है, वो किससे बाइंड करता था? CO2 से बाइंड करता था इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को। किसकी प्रेजेंस में? रूबिस्को की प्रेजेंस में। और बनाता था 2,3-PGA। क्या बनाता था? 2,3-PGA बनाता था। ये याद आ रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। ये RUBP 5 कार्बन कंपाउंड होता था, CO2 एक कार्बन होता था, PGA 3 कार्बन कंपाउंड होता था। तो ये टोटल 6 कार्बन कंपाउंड हमारा बन जाता था। ये रिएक्शन हमने देखी थी। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है रूबिस्को। क्या मेंशन किया है? रूबिस्को। तो ना एक ये जो RUBP है, ये जो बेटा RUBP है ना, ये दोनों से बाइंड करता है। किससे? इसकी एफिनिटी होती है कि ये CO2 से भी बाइंड करता है और O2 से भी बाइंड करता है। ये मतलब दर बदलू है, ये CO2 से भी बाइंड कर जाएगा और O2 से भी बाइंड कर जाएगा। और ये इतना ज्यादा मतलब सेल्फिश है, ये पता है कैसे कैसे डिसाइड करेगा? मतलब ये एक बार में ना एक ही से बाइंड करता है, या तो ये CO2 से बाइंड करेगा या फिर ये O2 से बाइंड करेगा। तो अभी कैसे डिसाइड करेगा कि मैं किसके साथ जाके बाइंड करूं? तो बेटा इसे जो ज्यादा मिल जाएगा ये उसी के साथ जाके बाइंड कर जाता है। सीधी सीधी कहानी है, ठीक है। जो इसको मिल जाता है ज्यादा, ये उसी के साथ जाके बाइंड कर जाता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो देखो, अब इफ इन केस लेट्स से CO2 ज्यादा है तो ये CO2 के साथ बाइंड कर गया, और O2 ज्यादा है तो ये O2 के साथ बाइंड कर गया। अब देखो क्या होता है कि जैसे कि इफ इन केस लेट्स से CO2 और O2 अगर दोनों बराबर है तो फिर ये किससे बाइंड करेगा? ये तब बाइंड करता है O2 से, क्योंकि RUBP की जो एफिनिटी होती है वो CO2 के लिए ज्यादा होती है एज कंपैरेटिवली टू O2। अगर CO2 और O2 दोनों बराबर हैं तो ये हमेशा CO2 से बाइंड करेगा, ठीक है। और अगर दोनों बराबर नहीं है तो जो ज्यादा होगा वो उसके साथ बाइंड कर जाएगा। इज दैट क्लियर?
Yes, जब ma'am. बराबर है तो वो CO2 से बाइंड करता है। क्या? जब बराबर है दोनों तो मैम ये CO2 से। हाँ, जब बराबर है इन इक्वल कंसंट्रेशन या इक्वल अमाउंट में ये CO2 से बाइंड करेगा, और क्योंकि ये CO2 से बाइंड करता है इसीलिए इसको जाके बोलते हैं रूबिस्को। क्या बोलते हैं? रूबिस्को, बिकॉज इट हैज मोर एफिशिएंसी टूवर्ड्स CO2 एफिशिएंसी। ओके, मेरे को लग रहा है मेरे को भी वो दिक्कत हो गई स और स वाली। ठीक है, हेलो, ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो चलो, ठीक है ठीक है। अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वैसे ये इतना ज्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने वाला नहीं है, बट फिर भी मैं बताती हूँ। जैसे देखो, C3 प्लांट्स जो होते हैं, जैसे C3 प्लांट्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? C3 प्लांट्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया? C3 प्लांट्स बहुत ही मतलब फर्जी से प्लांट्स हैं, वो हर जगह मिल जाते हैं, वो इतने प्रोडक्टिव नहीं होते। तो C3 प्लांट्स में क्या होता है? ये जो रूबिस्को होता है ना बेटा, क्या होता है? ये जो रूबिस्को होता है ये किससे बाइंड करता है? Two. O2 से। C3 प्लांट में जो रूबिस्को है वो जाके किससे बाइंड करता है? O2 से। तो जिसकी वजह से क्या होता है? CO2 का जो फिक्सेशन हो जाता है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, CO2 का अगर फिक्सेशन डिक्रीज हो गया तो क्या वहां पे हमारा पूरा, हमने साइकिल में पढ़ा था कि वो RUBP बाइंड करेगा CO2 से, तब जाके हमारा ग्लूकोज बनता है। याद आ रहा है आपको? यस मैम। याद आ रहा है ना? तो अगर C3 प्लांट्स में अगर वो O2 ज्यादा प्रेजेंट हो जाता है, और O2 अगर इफ इन केस C3 प्लांट्स में प्रेजेंट होता है तो CO2 का फिक्सेशन कम हो गया। CO2 का फिक्सेशन कम हो गया तो यहाँ पे क्या होता है? जैसा जिस तरीके से ग्लूकोज बनना चाहिए था वैसे नहीं बनता है, और उससे पहले यहाँ पे CO2 फिक्सेशन कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे दो मॉलिक्यूल बनने चाहिए थे 3 PGA के। हाँ क्या ना? अगर हमारा सही से CO2 फिक्सेशन होता तो हमारे दो मॉलिक्यूल बनने चाहिए थे 3 PGA के, पर क्योंकि यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन नहीं हो पाता तो यहाँ पे PGA की जगह क्या बनता है? किसी को आइडिया? यहाँ पे बनता है इंस्टेड ऑफ दैट दो सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? दो सब्सटेंस बनते हैं, एक को बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या बनता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। और ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है ना, ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है। कैसा होता है ये? 2 कार्बन कंपाउंड होता है। इज दैट क्लियर? और एक और बनता है फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनता है? एंड फॉस्फोग्लिसरेट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. देखो, मैं फिर से बताती हूँ आपको एक बार। C3 प्लांट्स इतने ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि यार देखो, ATP खा जाता है पर कुछ प्रोडक्ट भी नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो हमने C3 साइकिल में पढ़ा है उसके हिसाब से तो क्या होता है? CO2 आता है, CO2 के बाद हमारा फिक्सेशन होता है, फिर रिडक्शन होता है ना? पहले हमारा 3 PGA बनेगा, 3 PGA बनने के बाद हमारा ग्लूकोज बनता है। आपने साइकिल में देखा होगा, पर उसकी CO2 का फिक्सेशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि रूबिस्को का CO2 से बाइंड करना बहुत जरूरी है। पर C3 प्लांट्स जो है उसके अंदर क्या होता है? O2 ज्यादा हो जाता है, तो रूबिस्को किसके साथ बाइंड कर जाता है? O2 के साथ, और CO2 के साथ बाइंड ही नहीं करता। तो क्योंकि वो CO2 के साथ बाइंड ही नहीं करता तो क्या वो साइकिल हो पाती है वो 3 PGA वाली? नहीं हो पाती। तो इंस्टेड वहां पे 3 PGA बनने की जगह, ग्लूकोज वगैरह बनने की जगह यहाँ पे बनता है फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट। Glycolate. इज दैट क्लियर? तो ये एक बहुत Yes, वेस्टफुल ma'am. प्रोसेस है, फालतू की कहानी चल रही है। इन सबको कोई बनाने की जरूरत नहीं थी, फालतू का धंधा इन्होंने मचा रखा है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो ये फालतू का धंधा बंद कर नहीं कर सकते अपन, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम वेस्टफुल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? वेस्टफुल प्रोसेस। पर वही दूसरी तरफ है C4 प्लांट। C4 प्लांट में आपको अगर याद हो तो मैंने आपको ऐसे करके दो सेल बताए थे। एक आपको मैंने बताए थे मीजोफिल सेल,
और एक बताए थे बंडल शीट सेल, याद आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. याद हो तो यहाँ से C4 एसिड ट्रेवल करके यहाँ पे जाता है, ब्रेक डाउन होता है CO2 और C3 एसिड के अंदर। तो क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे CO2 का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे बंडल शीट सेल में जब C4 साइकिल चल रही है, CO2 का अमाउंट बढ़ गया कंपैरेटिवली O2 और CO2 में। अब यहाँ पे CO2 बढ़ चुका है, यहाँ पे CO2 अब अवेलेबल होगा और वो किसके साथ जाके बाइंड करेगा, रूबिस्को के साथ, बाइंड विथ रूबिस्को। और यहाँ पे रूबिस्को प्रेजेंट होता है ना, आपको याद है मैंने बताया था यहाँ पे रूबिस्को प्रेजेंट होता है। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. यहाँ पे देखो रूबिस्को दोनों के साथ बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी और CO2 के पास भी। पर यहाँ पे जैसे ही C3 और CO2 में टूटता है तो CO2 इनके पास अवेलेबल हो जाती है, तो रूबिस्को झट से CO2 के साथ बाइंड करता है और जैसे ही ये CO2 के साथ बाइंड कर जाता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे फिर C3 साइकिल चलती है, Yes, ma'am. बताया था ना। तो वो C3 साइकिल यहाँ पे चलती है और यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट वेस्टफुल कोई चीज बनी नहीं, बढ़िया से ग्लूकोज बनता है, सुक्रोज या शुगर जो भी बोलना चाह रहे हो वो बनता है और अपना काम कंप्लीट कर देता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, किसी ma'am. को कोई कंफ्यूजन इसमें? No, ma'am. सॉर्टेड है ना ये? बच्चा अब बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़े, पूरा समझ आ गया आपको? No, ma'am. ठीक है, तो रुको पहले मैं क्वेश्चन पूछती हूँ इससे, फिर मैं इसमें आगे बढ़ूंगी। इसके बाद तो 2 सेकंड का थोड़ा सा बचा है। ज्योति आप मुझे बताओ, C3 प्लांट और C4 प्लांट में मतलब CO2 का फिक्सेशन, CO2 का अमाउंट किसके अंदर ज्यादा होता है? C3 प्लांट में ज्यादा होता है या C4 प्लांट में ज्यादा होता है? C4. ठीक है, तो मुझे कोमल आप बताओ कि अगर C4 प्लांट में CO2 का अमाउंट ज्यादा होता है तो कार्बन डाई का फिक्सेशन C4 प्लांट में होगा या फिर C3 प्लांट में होगा? 1 मिनट बेटा, मैं बोल रही हूँ ना, मेरा क्वेश्चन मत ब्रेक किया करो। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। है ना, इसीलिए पूछा, मैं बोल रही थी ना, मुझे ब्रेक ना करो, है ना। देखो क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? CO फॉरगेट इट, पूजा आप बोलो पहले। पूजा बोलो बोलो। मैं इस लड़की को चुल्लू भर पानी में डुबाऊं या कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मरूं? मेरे को ये बता दो। मैम ये वेस्टफुल प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस का कोई मतलब रोल तो होगा नहीं इम्पोर्टेंट सा। नहीं, इसका बस काम है ATP को यूटिलाइज कर लेना, फालतू का काम करना। और क्योंकि वेस्टफुल प्रोसेस हो रहा है इसी की वजह से C3 प्लांट्स इतने प्रोडक्टिव नहीं होते। कि मतलब देखो C3 प्लांट्स को भी उतनी लाइट मिलेगी, C4 प्लांट्स को भी उतनी लाइट मिलेगी, पर C4 प्लांट ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो फालतू का धंधा नहीं मचाते कि मैं ये भी बना रहा हूँ, ये भी बना रहा हूँ, जो कुछ काम का ही नहीं है। C4 प्लांट से सिर्फ काम की चीज बनाते हैं, है ना। वो फालतू इधर उधर चीजें नहीं बनाते फिरते, ये वाली चीज है। ठीक है, चलो। हाँ, तो अब मैं क्या पूछी थी कोमल, आप मुझे बताओ कि बंडल शीट सेल में और मीजोफिल सेल में CO2 कहाँ पे प्रेजेंट होता है ज्यादा? बंडल शीट सेल में। ठीक है, तो आउट ऑफ हमारा जो फोटो रेस्पिरेशन की मैं बात कर रही हूँ कि उसके अंदर ना देखो हम बात करते हैं कि जो RUBP है वो दोनों से बाइंड करता है, CO2 से भी बाइंड करता है कोमल और O2 से भी बाइंड करता है। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन किसका सिग्निफिकेंस है? जो RUBP है वो CO2 से बाइंड कर रहा होगा या ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा होगा? CO2 से। फोटो रेस्पिरेशन बेटा हो ही इसलिए रहा है, मैंने आपको बताया ना, अगर वो CO2 से बाइंड कर जाएगा बेटा तो वो तो साइकिल अच्छी खासी चल जाएगी, पर हमारे वो O2 से बाइंड करता है बेटा, यही तो मैंने बताया आपको। हमारा
फोटो रेस्पिरेशन क्या है? फोटो रेस्पिरेशन जो C3 प्लांट में हो रहा है उसमें रूबिस को किससे बाइंड करता है? O2 से बाइंड करता है। ठीक है, किससे बाइंड करता है? O2 से। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट से। चलो, तो अब ना कुछ कहानियां देखो ऐसे चलेगी कि आपसे पूछा जाएगा, फैक्टर्स पूछे जाएंगे जो डिटरमाइन करेंगे, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फोटोसिंथेसिस। अगर मैं ये कहना चाहूं, देखो हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस ना बहुत सारी चीजों पे तो डिपेंड करता है। वो जस्ट लाइक कि हम बोलते हैं कि यार देखो, इंटरनल फैक्टर्स पे भी और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। कोई मुझे बता सकता है अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के, खोपड़ी चला के, कि इंटरनल फैक्टर्स क्या होंगे और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होंगे? मैम इंटरनल फैक्टर में होगा जो उसका साइज होगा, चाहे जो उसकी नंबर या एज जो भी होगा लीव का, वो मतलब उसका इंटरनल फैक्टर होगा। अच्छा, हाँ, जैसे कि अगर हम इंटरनल फैक्टर की बात करें, इसके अंदर आ जाएगा कि लीव्स का ओरिएंटेशन कैसा है, कि लीव्स कैसे लगी हुई है। लेट से अगर लीव अगर ढंग से एकदम पूरी ऐसे है तो सीधी सनलाइट पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस आराम से होगा। ठीक है, अगर लीफ ऐसे है तो बेटा लाइट तो कैसे आ रही है? परपेंडिकुलर आ रही है, तो इतने अच्छे से जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगा। फिर उसके अंदर मीजोफिल सेल्स जो होते हैं वो कितने प्रेजेंट है? मैंने आपको बताया म्यूजोफिल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कहाँ पे, कैसे, कितने प्रेजेंट है? ठीक है, इंटरनल कंसंट्रेशन ऑफ CO2, अंदर CO2 कितनी प्रेजेंट है? जैसे मैंने अभी आपको बताया C4 में CO2 बहुत होती है, तो भैया बढ़िया से वो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, बढ़िया खाना बनाते हैं। C3 में इतनी CO2 नहीं होती है, तो वो बढ़िया से खाना बनाते नहीं है। ठीक है, फिर क्लोरोफिल का कंटेंट कितना है, इन सब पे डिपेंड करेगा। ये सब क्या हो गए? इंटरनल फैक्टर्स हो गए। वहीं अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ होंगे, लेट्स से लाइट, सनलाइट की कितनी है, कैसी है, CO2 का कंसंट्रेशन कैसा है, कितना है, वाटर कैसा है। हाँ बोलो। टेम्परेचर। तो ये सारी चीजें हैं, उस पे हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो, अब ना ये कहानी कुछ ऐसे चलती है, लेट्स से आज आप चलो दिमाग लगाओ, मैंने आपको बोल दिया, देखो आपके दिमाग में सुनते यही आता है, यार जो लाइट है, लाइट ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, लाइट कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, है ना? यही आता है सबके दिमाग में। यस मैम। ठीक है, पर ना ऐसा नहीं होता है। ये एक मिथ होता है कि ज्यादा लाइट प्रेजेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो जाएगा, लाइट कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से सबसे पहले हम लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो लाइट की ना दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन याद रखना। चलो, कंडीशन से भी पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने बोला लाइट हो गया, CO2 हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर, एक लॉ होता है जिसके बेसिस पे डिपेंड होता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसा होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा फोटोसिंथेसिस कैसा होगा। लेट्स से जो लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, और इस लॉ को एक और नाम दिया जाता है जो बोलते हैं ब्लैकमैन्स लॉ। क्या बोलते हैं? ब्लैकमैन्स लॉ। इज दैट क्लियर? जो कि दिया गया था 1905 में। किसमें दिया गया था? 1905 में। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस तो अब इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में इसका ये स्टेट करता है कि देखो भले लाइट प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, टेम्परेचर प्रेजेंट है, सब बढ़िया अमाउंट में प्रेजेंट है, तो लिमिटिंग फैक्टर फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा बनेगा? जो सबसे कम प्रेजेंट होगा। लेट्स से लाइट बहुत अच्छी प्रेजेंट है, वाटर भी बहुत अच्छा खासा प्रेजेंट है, टेम्परेचर भी बहुत अच्छा खासा प्रेजेंट है,
पर अगर CO2 अच्छी खासी प्रेजेंट नहीं हुई ना, तो सब कुछ किस पे डिपेंड कर जाएगा? CO2 पे। तो वहां पे फोटोसिंथेसिस का डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन होगा? CO2। फिर भले आप लाइट को कम करो, ज्यादा करो, वाटर को कम करो, ज्यादा करो, टेम्परेचर को कम करो, ज्यादा करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो सबसे कम प्रेजेंट है वो उतना इंपॉर्टेंस है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। क्योंकि जो Yes, सबसे ma'am. कम प्रेजेंट है वही तो ट्रिगरिंग फैक्टर का काम करेगा। अगर वही नहीं हुआ तो बाकी सारे फैक्टर जो इतने ज्यादा प्रेजेंट है वो होके भी क्या कर लेंगे? हाँ के ना? फिर वही CO2 बढ़ गया, और अगर लाइट कम हो गया तो लाइट का इंपॉर्टेंस आ जाएगा। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर मतलब जो एक सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है ना, वो डिसाइड करेगा फोटोसिंथेसिस का रेट, बाकी के नहीं करेंगे फोटोसिंथेसिस का रेट डिटरमाइन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस ये मैम। वही कहावत है जो बोलते हैं ना, आज के टाइम में जो जितनी चीज मुश्किल से मिलती है लोग उसी के पीछे भागते हैं, नो मैटर व्हाट, है ना? तो ये वो वाली चीज है, जो जितना कम अवेलेबल उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा, जो जितना ज्यादा अवेलेबल उसकी इंपॉर्टेंस उतनी कम। इज दैट क्लियर? ये इंसानों की बात करो, चीज मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करो, या फिर प्लांट्स के अंदर आप इसके फैक्टर्स की बात करो, ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है? क्या है ये? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है? यूनिवर्सल लॉ। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम। चलो, तो अब हम किस पे आ रहे थे? लाइट पे आ रहे थे। तो लाइट पे ना दो कंडीशन होती है, एक होती है एट लो इंटेंसिटी और एक एट हाई इंटेंसिटी। इज दैट क्लियर? तो देखो, जब लो इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तब लाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए कैसा रिलेशन शो करेगी? लीनियर रिलेशनशिप। यानी कि जैसे जैसे धीरे धीरे लाइट बढ़ रही है, धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, धीरे धीरे लीनियर रिलेशनशिप चलेगा एट लो इंटेंसिटी पे। अब जैसे ही इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई लाइट की, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि लाइट अब क्या है? बढ़ चुकी है, तो क्या अब लाइट की इंटेंसिटी मैटर करेगी? No, ma'am. मैम। तो उस वक्त क्या होगा? जो दूसरे फैक्टर्स हैं, CO2, वाटर, टेम्परेचर, ये बन जाएंगे लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है? द रेट फेल्स टू शो फर्दर इंक्रीज इन द photosynthesis ठीक है? The rate fails to show further increase in photosynthesis. Is that clear? Yes, ma'am. And at that time, other factors will become limiting. सब कुछ अदर फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी कि सेचुरेशन पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? दूसरे फैक्टर पे। अब लाइट पे नहीं करेगा, लाइट पे सिर्फ तब तक करेगा जब तक क्या है? इंटेंसिटी लो है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो इसका एक ग्राफ भी है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। एक सेकेंड बेटा। हेलो, क्लास में हूँ, बाद में बात करते हूँ। चलो, आपका ये जो ग्राफ है इसके अंदर आपने देख रखा होगा एक ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, जो ऐसे करके जा रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, समझ जाओ यार, अब यहाँ पे आ गए है ना, यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी। तो देखो, शुरू में यहाँ पे देखते चलना, अब जैसे शुरू में धीरे धीरे लाइट इंटेंसिटी अभी तो कम है, यहां तक लाइट इंटेंसिटी कम है, देखो
यहां तक तो लाइट इंटेंसिटी इतनी। तो इनिशियल स्टेज में क्या हो रहा है, जब तक लाइट इंटेंसिटी कम है फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। कैसा हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। पर एक पॉइंट आ गया यार, लाइट इंटेंसिटी देखो कब तक लो रहेगी, लो तो इधर तक है और यहां से यहां तक क्या है, हाई है। क्या है, हाई। उसके बाद पे इसका एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया है। क्या आ गया, सेचुरेशन पॉइंट। इसके आगे ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, देखो बिल्कुल स्टॉप हो गया है, ये एक लेवल आ चुका है। अब इसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पे डिटरमाइन करेगा, दूसरे फैक्टर्स पे डिटरमाइन करेगा। समझे? यस मैम। यस मैम। चलो सॉर्टेड। तो यार सबसे ना इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो था फैक्टर वो था लाइट ही समझने वाला। उसके बाद हम बात करें CO2 कंसंट्रेशन की। तो आप अगर देखो आपके इन्वायरमेंट में जो CO2 है वो एक बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ओवरऑल हम सब में बात करें, लाइट, CO2, वाटर, टेम्परेचर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो है CO2। क्यों? क्योंकि जो CO2 है वो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, जो कि है 0.03। ठीक है, और इसका भी सेम प्रोटोकॉल है। इसका सेम प्रोटोकॉल ऐसा है, जैसे ही CO2 का कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज किया, ठीक है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो इंक्रीज, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। आ गई वही सेम वाली बात। उसके बाद अगर एक बार CO2 भी बहुत सारा बढ़ गया तो फिर भैया CO2 तुम भी भाड़ में जाओ, फिर दूसरे फैक्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे। वही वाली कहानी है यार, एक जैसे नहीं बोलते, ऐसे ध्यान में रखना। रियल लाइफ एग्जांपल से, एक इंसान जब तक नहीं मिलता तब तक उसकी इंपॉर्टेंस होती है, फिर जैसे वो मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं अब तुम भाड़ में जाओ। इट्स लाइक मनी। मनी का जब तक नहीं होता तब तक हम बोलते हैं पैसा, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। फिर हमारे पास पैसा आ जाता है तो हम दूसरी चीज के पीछे भागते हैं, है ना। तो ये वो वाली चीज है, थोड़ा ऐसे ध्यान में रखना। फिर आता है वाटर। क्या आता है, वाटर। ठीक है, देखो वाटर इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। वाटर इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। CO2 आपसे पूछा जाए, आउट ऑफ लाइट, CO2, वाटर, टेम्परेचर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, CO2। और लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है, वाटर। क्यों? क्योंकि यार वाटर देखो सब जगह मिलता है, बट वाटर में मैटर सिर्फ तब करता है जैसे आप वहां पे चले जाओ, किसी रेगिस्तान में चले जाओ और फिर एक कोई बहुत पानी वाले में आ जाओ, बस तब वाटर का इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इज दैट क्लियर? यस मैम। फिर आ जाते हैं हम टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, अगर उनके अंदर पानी भर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, है ना। तो इतना ज्यादा कुछ नहीं। आज आपके घर में पेड़ है तो आप एक पेड़ में बहुत एक बाल्टी पानी भर के डाल दो, क्या फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वही पेड़ को आप घर के अंदर रख दो, पेड़ मर जाएगा, है कि नहीं। तो वो सारी चीजें हैं। अब हम आते हैं किस पे, टेम्परेचर। टेम्परेचर में आपके दो होते हैं प्लांट, एक होते हैं C4 प्लांट और एक होते हैं C3 प्लांट। ठीक है, C4 प्लांट और C3 प्लांट ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे, कोई मुझे बता सकता है? C4 प्लांट हायर टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड करेंगे या लोअर टेम्परेचर पे? हायर टेम्परेचर। हायर। रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर। किस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, हायर टेम्परेचर। अब क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड करते हैं तो ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा इसके अंदर, हायर। ठीक है। अब C3 प्लांट्स किसके अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं, हायर टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर? लोअर। लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। तो वो थोड़ा सा भी टेम्परेचर अवेलेबल हो जाता है तो ये काम कर जाता है। तो अब इनका ना थोड़ा सा एक रेंज है जो आपको ना याद करना पड़ेगा। किसी को रेंज पता है, एनीवन? नहीं,
चलो इधर नहीं करना, सॉरी वो इसके अंदर नहीं था, CO2 कहाँ गया। हाँ अब मुझे देखो, हाँ इसके अंदर रेंज से मुझे याद आया, जो मैं आपको रेंज बता रही हूँ कि आपको जो रेंज याद करना है, लेट्स से जो CO2 वाली बात है ये सेम इसके अंदर चलती है आपके C4 प्लांट्स में और C3 प्लांट्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो C4 प्लांट्स भी एक अलग लेवल पे CO2 के लिए ना रिस्पॉन्ड करते हैं और C3 प्लांट्स पे भी। तो C4 प्लांट्स के लिए कितना अवेलेबल होना चाहिए और C3 प्लांट्स के लिए कितना अवेलेबल होना चाहिए, किसी को आइडिया है? C3 जो है 450 के अबव जब जाएगा ना तब ही वो रिस्पॉन्ड करेंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी, और ये 360 में भी रिस्पॉन्ड कर जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया C4 प्लांट हायर टेम्परेचर में रिस्पॉन्ड करेंगे और C3 प्लांट कम टेम्परेचर में रिस्पॉन्ड करेंगे। वहीं CO2 450 तो एटलीस्ट होना चाहिए माइक्रो एल लीटर, इतना होगा तब ही जाके हमारे CO2 का वो मिनिमम लेवल आएगा और CO2 फिक्सेशन शुरू होगा। ठीक है, और फिर हमारा फोटोसिंथेसिस होगा। वही C4 के लिए मिनिमम 360 चाहिए। तो यहाँ पे CO2 और ये जो आपका है ना टेम्परेचर, इसके अंदर देखो आप दोनों में कहानी अपोजिट चल रही है, हाँ के ना? यस मैम। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखना, एक को याद कर लेना। लाइट वाला आई थिंक इजी, टेम्परेचर वाला आपके लिए इजी है, टेम्परेचर वाला बहुत ऑब्वियस है कि C4 प्लांट्स में ज्यादा हायर टेम्परेचर पर रिस्पॉन्ड करेंगे। वही CO2 का हमारे अपोजिट चलता है, कम CO2 के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। वही C3 हायर लोअर टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड करता है, तो हायर CO2 पे वो रिस्पॉन्ड करेंगे। इज दैट क्लियर? मैम। यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो अब ना आप लोगों के पास ना, चलो ये चैप्टर तो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो मेरे को पहले। नो मैम। ठीक है, अब सबके पास अपनी अपनी एनसीईआरटी होगी, सब अपनी एक बार एनसीईआरटी खोल लो फटाफट। उसके अंदर आपकी ना एक टेबल दे रखी है ऑरेंज कलर से बनी हुई, ये चैप्टर जहां पे आप लोगों की खत्म हो रहा है ना, फोटो रेस्पिरेशन के बाद दे रखी है एक टेबल ऑरेंज कलर की। यस मैम। यस मैम, मिल गई। सबने खोल ली? सब खोलो फटाफट, जिन जो बिल्कुल दुनियादारी से अलग रजाई में जाके, छत पे जाके, कमरे में जाके, किचन में जाके क्लास ले रहे हैं, वो भी फटाफट फटाफट जाके एनसीईआरटी लेकर आ जाओ। मैम ऑरेंज कलर का जो बॉक्स बना है वो दिखना है? हम्म, ठीक है, खोल लिया। अब बेटा देखो ये ना टेबल है, इसके अंदर देखो क्या दे रखा है कि कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, और उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ना आपको डिफरेंशिएट करना है C3 प्लांट्स को और C4 प्लांट्स को, और सामने दे रखा होगा कि मीजोफिल, बंडल शीथ और बोथ। ठीक है, समझ पड़ गया? तो जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक प्लेस। केल्विन साइकिल C3 प्लांट्स में और C4 प्लांट्स में कहाँ पे होती है? मीजोफिल सेल में, बंडल शीथ सेल में, या बोथ? C3 प्लांट्स में बताओ कहाँ पर होगी? बंडल शीट में। मैम बंडल शीट में। तो C4 प्लांट्स में कहाँ पे होगी? मैम C3 में मीजोफिल में होती है। C3 में मीजोफिल में होती है? बताओ बताओ, यही तो है दिमाग लगाने वाला। चैप्टर पढ़ लिया, अब चैप्टर में देखो आप बोलती हूँ मैं एनसीईआरटी कर लो, अभी आप ये वाला नहीं करते है ना,
तो क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ जाता है, फिर बोलते हैं कि मैम हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी थी, क्वेश्चन तो बाहर से आ गया, आप क्या करें, आपने तो हमें झूठ बोला था, है ना। बताओ नैन्सी बताओ इसका क्या होगा। C3 प्लांट्स जो है वो उसके अंदर आपका केल्विन साइकिल मेसोफिल में होगा, बंडल में या बोथ। बंडल में। अच्छा कहाँ गई कोमल, नहीं है कोमल क्लास में। रीवा कहाँ पर होगा। रीवा कहाँ पर होगा, बंडल में, मेसोफिल में या बोथ। मैम बंडल में। बंडल में होगा, ठीक है। और C4 प्लांट्स में कहां पर होगा। कुछ तो डिफरेंशिएटिंग फीचर होना चाहिए ना C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में, तो इस पे थोड़ा सा फिगर आउट करना है, इसमें दिमाग चलाना है। और एक बोथ ऑप्शन भी दे रखा है, थोड़ा उस पे फोकस करना। ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ और आप मेरे को बताना। नेक्स्ट वाला आता है सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स। कार्बोक्सिलेशन किसके अंदर होती है, मेसोफिल में, बंडल में, बोथ में। अच्छा सारे बंडल, अच्छा ये वाले हैं। ये वाला सेकंड वाला भी आप ही को करना है। हाउ मेनी सेल टाइप, मैं डिस्कस करूंगी इसे, है ना। हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। अच्छा ये वाला मुझे कोई बता सकता है, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। और सेल टाइप मतलब देखो दे रखे हैं, 2 की अगर बात कर रहे हैं तो कौन कौन से होंगे, 1 की अगर बात कर रहे हैं तो वो मेसोफिल होगा, और अगर 3 की बात कर रहे हैं तो वो बंडल शीट, पैलासीड और स्पॉन्जी मेसोफिल होगा। ये आप लोगों के लिए मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स होने वाला है। चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप छोड़ो, फोर्थ पे आओ। चलो विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। C3 प्लांट्स में कौन होगा, RUBP। ठीक है। C4 प्लांट्स में कौन होगा, टैप। ठीक है। अब आप आते हैं किस पे, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। C3 प्लांट्स में प्राइमरी CO एक्सेप्टर जो होता है कितने कार्बन का होता है, 5। और C4 प्लांट्स में कितने का एक्सेप्टर होता है। C4 प्लांट्स में प्राइमरी एक्सेप्टर कितने कार्बन का होता है बेटा। मैम 3। ये तो दूसरे छोड़ो, जो बताया वो नहीं बता पा रहे हो बेटा। पीयूष कितने कार्बन का होता है प्राइमरी एक्सेप्टर C4 में। रिंकी, शिवानी, श्रुति, सुहानी, यस, अंजुम, खुशी, कुमारी, हरारी, बिट्टू, 3। 4। बेटा 3 का होता है। 3 कार्बन और एक CO2 मिलके है ना, मिलके क्या बनाते हैं आपके, 4 कार्बन बनाते हैं। तो प्राइमरी एक्सेप्टर 4 कार्बन का होता है, ठीक है। अब आप आ जाओ, विच इज द प्राइम, अरे यार आप लोगों को ये आना चाहिए। विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, ये भी आप लोग ही बताओगे मेरे को। नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट, ये भी आपको आप ही बताओगे। डज द प्लांट हैव रूबिस्को, ये भी आप ही बताओगे। डज द प्लांट हैव पैपकेज, व्हिच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को अंडर रेट अंडर हाईलाइट कंडीशन, ये भी मैंने बता दिया है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट, ये भी मैंने बता दिया है। हाईलाइट कंडीशन, ये भी वेदर फोटो रेस्पिरेशन कुड बी प्रेजेंट। टेम्परेचर ऑप्टिमम एग्जांपल्स। हाँ यहाँ पे ना ये वाला एक्चुअली टेबल आप लोग खुद ही करोगे, सो दैट, क्योंकि इसमें ना पूरा का पूरा क्या हो रहा है,
आपका कवर हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। तो अब कृपया करके ये टेबल एज इट इज आप लोग क्या करने वाले हो, एक पेपर लोगे, पेपर के अंदर यही सेम टेबल लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक C3 प्लांट, C4 प्लांट्स और आपके चूज फ्रॉम। C3 प्लांट्स में आंसर लिख के दोगे, C4 प्लांट्स में, और सब वो आंसर लिख के मुझे सेंड करने वाले हो। ठीक है, मैं सबका चेक करूंगी और फिर मैं क्लास में उसको डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यार नहीं वो सोच रही है, मुस्कान सोच रही है, मैं नहीं भेज रही। ठीक है, कोई बात नहीं, मत भेजना मुझे, मैं क्लास में आप ही से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। और ऐसा नहीं जिसने कर लिया है मैं उससे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, मैं क्वेश्चन किसी से भी पूछ लूंगी, करके सबको भेजना है, फिर मैं क्लास में भी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। क्योंकि आप ये टेबल करोगे उससे पहले मजबूरन आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मैम फिर से बता दो क्या सेंड करना है। बेटा ये जो टेबल है ना, अभी आपका ये जो दे रखा है, ये पूरा टेबल मेरे को सॉल्व करके चाहिए कि C3 प्लांट में क्या क्या होता है, C4 प्लांट में क्या क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, और आपको सामने ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये टेबल मेरे को सॉल्व किया हुआ चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ये खुद से आप नहीं करने वाले हो, क्वेश्चन हार्ड से हार्ड यहीं से उठेगा जो आपसे एग्जाम में होने वाला नहीं है। तो मुझे इसका आंसर चाहिए आपके स्क्रीनशॉट में, जो भी आप लोगे करोगे वो मेरे को भेजना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इन लोगों की बैटरी नहीं है। महान महान लोग हैं। वो कहाँ गई, एक लड़की थी, रुको यार क्या नाम था वो, जो जिससे मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, उसने बीच में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था मुझसे, कौन थी वो यार, नाम भूल गई मैं यार। पूजा मैम, पूजा। हाँ, पूजा, पूजा है, यही है क्या अभी, मेरी पूजा डाग है। मेरा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था, बीच में चिल्लाती है मैम मैम, मैंने बोला यार चलो, तनी क्या इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये लड़की मेरे को बोलती है मैम मैं क्लास लीव कर लूँ सॉरी क्या। मैम, मैं ना सोच रही थी ना कि एक बार पूछ के रिजॉइन हो जाती, वरना बाद में मैं आप फिर डांटते, तो इसलिए सॉरी मैम। अरे मतलब मैं सोचती रह गई, मतलब आधा घंटा ना मेरे को उसको ओवरकम करने में लग गया। लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तब वो उसको ओवरकम करने में जितना टाइम नहीं लगाते ना, इसके कुछ क्वेश्चन ने मेरे को इतना टाइम लगाया अपने आप को ओवरकम करने में। ठीक है, तो भाई ये दिल दहलाने वाली बात थी मेरे लिए। तो मैं इतना अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रही थी कोमल से, साउंड्स लाइक कि प्लानिंग प्लॉटिंग की हो। कोमल भी लाइक कि यार देख मेरे से पे अगर क्वेश्चन आया ना बीच में इंटरप्ट कर देना। ठीक है सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। कोई ना, ठीक है। अरे यार क्या फर्क पड़ता है, कर देते हैं फिर भी बेटा।